हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3 जो है हमारा एमसीक्यू सीरीज का फॉर जून 2021 यूजीसी नेट पेपर 1। तो जैसा कि आपको पता है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को पहले लेकर चल रहे हैं और 2 ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूं एंड ये आज इसका तीसरा पार्ट है। तो आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे मैंने स्पेशली लिए हैं आपके लिए जुलाई 2018 के क्वेश्चंस। दैट मीन्स जुलाई 2018 में जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ कि एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं स्पेशली यूजीसी नेट पेपर 1 में, उसको सॉल्व करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो अलग अलग अप्रोच होती है। तो एमसीक्यूज जानने के साथ साथ आप उनकी अप्रोच भी सीख पाएंगे और बार बार टॉपिक्स कौन से रिपीट होते हैं वो भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि वी नो कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं बट टॉपिक्स जो होते हैं यूनिट के अंदर से वो जरूर रिपीट होते हैं। तो ये 3 चीजें आपको आज के सेशन के अंदर सीखने को मिलेंगी। बट उससे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज शेयर करनी है आपके साथ कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अनअकैडमी is coming up with an exclusive interview with the most celebrated author of paper 1, who is KVS Madan sir. Now KVS Madan sir is a pioneer in the field of NTA UGC NET paper 1. His books has been a very vital source of preparation for all the paper 1 aspirants across India, also helping numerous students to achieve their NTA UGC NET dream. So Unacademy's educator Aditi Vinod Arya will ask some important questions which in turn will be very helpful for aspirants preparing for UGC NET. So अगर आपका सब्जेक्ट पेपर 1 है तो आपको ये वाला जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है केवीएस मदान सर के साथ वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे जो एजुकेटर हैं अदिति विनोद आर्य, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे केवीएस मदान सर से रिलेटेड टू यूजीसी नेट पेपर 1, जो आपकी जो स्टूडेंट्स उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आप कोई भी स्टेज पे अपनी प्रिपरेशन पे, आप एकदम अभी शुरू कर रहे हैं नया, या आप मिडिल में अपनी प्रिपरेशन के, या आप ऑलमोस्ट कर चुके अपनी प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, तभी भी आपके लिए ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको बहुत अच्छे नए यूजफुल इंसाइट्स मिलेंगे इस इंटरव्यू के अंदर। तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है अनअकैडमी का केवीएस मदान सर के साथ, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो ये पूरा लाइव होने वाला है एंड सिर्फ एक दिन बचा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ओनली 1 day to go। शाम को 6 बजे है, लिंक डिस्क्रिप्शन से आप लेके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स डाइव इनटू टुडेज क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस जैसे कि मैंने बताया आपके जुलाई 2018 के होने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें क्या दिख गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले आपको क्या समझना है, जब भी आपके सामने कोई एमसीक्यू है, कोई भी यूनिट का है, आपको ये समझना है कि भाई वो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 6 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आपको इसमें से डिसाइड करना है कि कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है नेचर और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर क्या है, उन 6 में से कौन सा ऐसा सेट है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस में सेट दिए गए, तो इनमें से कौन सा सेट सबसे अच्छा ज्यादा दर्शाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि टीचिंग है क्या। जब मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी वीडियोस में बना रही थी, तभी भी मैंने अपने बच्चों को बताया था जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस में चलते हैं कि जो एनरोल करते हैं, कि भाई आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एक पूरे यूनिट से लेकर, ठीक है, कि एक पूरी बेसिक यूनिट क्या है उसके एसेंस से क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये देखिए, यही वो क्वेश्चन है कि टीचिंग का जो नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या है वो बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले पे जाते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। ये एकदम सही है। क्यों सही है ये? क्योंकि जो टीचिंग है, जो आप पढ़ाते हो, जो आप लर्न करते हो, वो आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रली रिलेटेड है। तो ये तो एकदम सही ही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ये कि आपको ये सही लगता है कि
टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, गलत है। टीचिंग अलग होती है, ट्रेनिंग अलग होती है। टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों लर्निंग के तो पार्ट हैं, बट आप दोनों को एक जैसा नहीं कह सकते, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। टीचिंग आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती है, एकेडमिक होती है नेचर में। बट वही ट्रेनिंग एकदम हैंड्स ऑन आपके प्रैक्टिकल अप्रोच बताती है कि ट्रेनिंग में आप चीजों को करते हो, आप कोई स्किल को, पर्टिकुलर स्किल को सीखते हो, आप एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हो। मान लो आपको क्लासरूम में कोई कंसेप्ट सिखाया गया, कोई थ्योरेटिकल चीज आपको समझाई गई, कि किसी कंसेप्ट के बारे में आपको बताया गया। नाउ ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपने जो चीजें सीखी आपको प्रैक्टिकली उसको करना रहता है, आपको एक पर्टिकुलर चीज सीखनी पड़ती है। तो टीचिंग अलग है, ट्रेनिंग अलग है। टीचिंग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में आपकी चली जाती है, बट ट्रेनिंग आपकी क्या चली जाती है कि आपको वो डूइंग वाली प्रोसेस में चली जाती है। वहां पे आप एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेते हो, जैसे कि आप डांस की ट्रेनिंग लेते हो या आप सिंगिंग की ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है, तो या फिर आप स्विमिंग की ट्रेनिंग लेते हो, तो वहां पे आप एक चीज सीख रहे हो। तो टीचिंग इज अलग कंसेप्ट, ट्रेनिंग इज अलग कंसेप्ट, ये दोनों एक तरीके की लर्निंग है, बट देयर इज अ डिफरेंस। तो ये तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. This is 100% right. Why? Because concern of teaching जब भी आप किसी बच्चे को या किसी इंसान को किसी भी चीज को आपको सिखाते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एक बेसिक लो डेफिनेशन टीचिंग की, तो टीचिंग की क्या हो, टीचिंग इज मेनली फोकस्ड ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि आपका कोई आप है कोई चीज, आपको कोई चीज नहीं पता है, आप किसी चीज को सीखने जा रहे हैं, तो उस चीज को सीखने के बाद आपके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन आएगा, आपके अंदर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर आपके अंदर टीचिंग के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया, देन उस टीचिंग, उस लर्निंग का कोई भी मतलब नहीं है। आप क्लासरूम में जाते, टीचर आपको कुछ पढ़ाता है, आप कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या आप हिस्ट्री में कुछ पढ़ते हैं, या फिर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में जाके, जो टीचर हमें पढ़ाता है, तो उसमें हमारी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा होता है, हम कोई नई चीज सीखते, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई भी टीचिंग, आप किसी भी तरीके की टीचिंग ले, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एम करती है, इसका कंसर्न होता है ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो दिस इज 100% राइट। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इज नेचर। नो, क्यों नो? कि हर एक टीचिंग फॉर्मल नहीं होती है नेचर में। दैट इज बिकॉज क्योंकि टीचिंग इनफॉर्मल भी हो सकती है। जब आप नोट्स पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, यू विल नो कि जब आप टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो टीचिंग एक फॉर्मल, आप क्लासरूम में ही पढ़ा रहे हैं, तो वो एक फॉर्मल नहीं होगी। टीचिंग कैन ऑल्सो बी इनफॉर्मल। तो आप किसी बक्से में बंद नहीं रख सकते कि टीचिंग की यही है, नहीं, तो ये गलत हो गया। अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन। सो यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादातर यही होता है कि टीचर एक सीनियर पर्सन होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ छोटे आपसे कुछ जूनियर भी होंगे जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, तो वो आपके टीचर है, उन्होंने आपको कुछ पढ़ाया। तो आप देखिए कितना इनफॉर्मल सब कुछ हुआ जा रहा है, एकदम बाउंड्रीज हटती चली जा रही है। तो जरूरी नहीं कि आपसे कोई बड़ा हो तो वही टीचर, आपसे कोई छोटा हो उम्र में, वो भी आपका टीचर हो सकता है। तो इसकी कोई एज नहीं होती, जैसे लर्निंग की कोई एज नहीं होती, वैसे टीचर की भी टेक्निकली कोई एज नहीं होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं सही से बता रहा है ना। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयरएज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। क्या समझते हैं आप इसके बारे में? ये बिल्कुल सही है। क्यों टीचिंग एक सोशल एक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, जब आप टीच करते हैं किसी को तो आप इंटरैक्ट करते हैं। सोशल एक्ट वही है कि जहां इंडिविजुअल से या तो इंटरैक्ट करता है, या इंडिविजुअल एक ग्रुप से इंटरैक्ट करता है, या ग्रुप एक इंडिविजुअल से इंटरैक्ट करता है, या ग्रुप से एक इंटरैक्ट करता है, तो वो एक सोशल एक्ट होता है, ठीक है। सोसाइटी, हम क्या सोसाइटी को क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो समाज है, वो क्या बोलते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। अगर हम इंडिविजुअल बोलेंगे, एक इंसान से समाज नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों से समाज बनता है। तो वही सोसाइटी से ही अगर आप कनेक्ट कर पाए इस सोशल एक्ट को, तो वही टीचिंग एक सोशल एक्ट है जो एक इंडिविजुअल, अब मान लीजिए मैं हूं यहाँ पे और एक बच्चा ही मेरा सिर्फ वीडियो देख रहा है, तो भी एक सोशल एक्ट हो गया, क्योंकि मैं किसी के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ, तो वो एक सोशल एक्ट हो गया, ठीक है। या फिर मैं कुछ ज्यादा बड़े लोगों, ग्रुप के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ कर सकती हूँ, तो वो भी सोशल एक्ट हो गया। तो टीचिंग इज अ सोशल एक्ट।
वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। पर्सनल एक्ट क्यों लर्निंग है? क्योंकि लर्निंग जरूरी नहीं कि कोई आपको कहीं सिखाए, दो लोगों का इंटरेक्शन हो या ग्रुप्स का इंटरेक्शन हो या एक पर्टिकुलर बंदा किसी ग्रुप को पढ़ा रहा हो तभी लर्निंग हो। नहीं, लर्निंग कभी कभी पर्सनल भी हो सकती है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। अभी मैं पूरे इस पैंडेमिक के बाद मैं क्लिनिक गई थी, मुझे कुछ दिक्कत थी तो मैं क्लिनिक गई एंड वहां पे सैनिटाइजर का मशीन था, ठीक है ना। सैनिटाइजर की मशीन थी। सैनिटाइजर की मशीन अलग अलग होती हैं, आपको खुद अपने हाथ से लेना पड़ता है, कहीं कहीं पे यू कैन यूज योर लेग टू हैव अ सैनिटाइजर। तो वहां पर क्या था कि मशीन लगी हुई थी, मशीन के आप नीचे ऐसे हाथ करोगे तो वो सैनिटाइजर आपके हाथ पे आ जाएगा, आपके पाम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरे से पहले एक और पेशेंट थी तो उसको मतलब पता होगा, उसको किसी ने बताया होगा, जो भी बात थी। तो मैंने उसको देखा, उस लेडी को देखा कि उसने अपना हाथ नीचे किया, सैनिटाइजर वाली मशीन के सैनिटाइजर डिस्पेंस होकर इसके हाथ पे आ गया। तो ये मैंने क्या किया, लर्न किया। मैंने सिर्फ देखा उस लेडी को, मैंने कहा अच्छा ये सैनिटाइजर मशीन ऐसे होती है, जब मेरी टर्न आएगी तो मेरे को भी ऐसे करना पड़ेगा। तो ये लर्निंग हुई। यहाँ पर क्या है कि मैंने चीज को ऑब्जर्व किया, ठीक है, उस चीज को ऑब्जर्व किया, तो वो एक पर्सनल एक्ट हो सकता है। और टीचिंग एक सोशल एक्ट है, लर्निंग एक पर्सनल एक्ट होता है। आप आप सीखते हैं कुछ, वो आपके पर्सनल लेवल पे वो लर्निंग होती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन बेसिकली क्या हो जाएंगे, जो हमने टिक मार्क किए, हमने टिक मार्क किए ए, सी और एफ। सो अवर आंसर विल बी 3, क्योंकि 3 में ही ए, सी, एफ है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, और आप ऐसे कट 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 करते जाओगे ना। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते, सिर्फ आपको 2 पता होते तो भी एलिमिनेशन मेथड से आप जा सकते थे कि हम ए और सी के बारे में श्योर है, एफ के बारे में श्योर नहीं है, बट ए और सी बस यही आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन 3rd होता। तो ऐसे जरूरी नहीं कि आपको सारे ऑप्शंस पता हो, 2 के बारे में भी आप श्योर हैं और वो आपको शॉर्ट दिख रहा है कि हाँ यही कोड होगा, तो फिर वो आंसर हो जाता है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। Now which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? यहाँ पे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो लर्नर की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सबसे ज्यादा रिलेट करती है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को? तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जब 4 ऑप्शन से स्ट्रेट क्वेश्चन है तो देखो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से आंसर की है, सबको सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन के साथ। तो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, पेयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात हो रही है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। यहाँ पे 2 टॉप कीवर्ड्स हैं और 2 टॉपिक्स हैं। तो इफेक्टिवनेस की, टीचिंग की इफेक्टिवनेस को सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है? तो देखो, जो लर्नर के पेरेंट्स के एजुकेशनल स्टेटस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, जो लर्नर के साथ बाकी सारे लोग हैं, उसका भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। फैमिली साइज का तो कोई मतलब ही नहीं है, जहां से लर्नर का जो फैमिली साइज उसका कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को, क्योंकि उसका प्रायर एक्सपीरियंस ही, अब मान लो कि उसको पहले से कुछ भी नहीं पता है, टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रही हो, लर्नर को उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, कम हो जाएगी। बट कोई टीचर टॉपिक पढ़ाए, लर्नर को ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड नॉलेज है, पता है ये क्या कैसा है, उसका प्रायर एक्सपीरियंस है उस चीज के बारे में, तो वहां पे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू बाकी 3 तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, बट जो सबसे ज्यादा जा रहा है वो ऑप्शन 1 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। Now, in the 2 sets given below, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं ये सारी चीजें। तो मैचिंग मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, अभी भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। यहाँ पे 2 सेट आपको दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग दिया गया है, एक तरफ आपको इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर दिया गया है कि इस मेथड ऑफ टीचिंग में कौन सा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर फॉलो करता है, आपको मैच करना है, ठीक है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग है, बट 5 इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर दिए गए टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, बट हाँ हो जाता है कभी कभी, अगर 4 होती तो बहुत आसानी होती है, बट 5 है तो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। तो अब आप समझेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रही हूँ, वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इन चारों के ऑप्शंस आपको पता है तो वेरी गुड, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लो इन चारों में से एक का भी ऑप्शन आपको पता है, जैसे कि हमें पता है कि जो लेक्चरिंग है वो उससे रिलेट करती है कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज। लेक्चरिंग में क्या होता है कि
प्रोफेसर या टीचर जो होते हैं वो लेक्चर देते हैं, कंटेंट डिलीवर करते हैं क्लूसिड लैंग्वेज में, एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कि बच्चा समझ जाए, उसको लेक्चरिंग बोलते हैं। तो हमें ये पता है, तो हम अगर ऑप्शन में जाएंगे तो हमें पता है कि ए का थर्ड होगा, तो हम ऑप्शन में जाते हैं और हम देखते हैं कि ए का थर्ड कहां पर है, तो ए का थर्ड हमें मिला ऑप्शन नंबर 3 में। तो प्रैक्टिकली क्योंकि ए में सिर्फ यहाँ पे थर्ड है और बाकी सब में अलग अलग ऑप्शन है, तो कन्वीनियंटली हम बोल सकते हैं कि एकदम आसानी से एक पता होने के बाद हम झट से बोल सकते हैं कि हमारा आंसर 3 होगा। या फिर मान लो आप डिस्कशन इन ग्रुप्स या ब्रेनस्टॉर्मिंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का भी आपको आंसर पता है, तो आप जाके देख लो। अब यहाँ पे क्या है कि क्यों मैंने कहा कि शॉर्ट ये, क्योंकि आपको पता है कि ए का थर्ड है, क्योंकि आप देखें कि बाकी में ए की जगह फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ है, ठीक है। तो आप नहीं तो आपको एकदम पता है कि ए का फर्स्ट तो हो नहीं सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो ए का क्या थर्ड ही होगा। दिक्कत कब आती है कि जब यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे जो 1 है वहां पर भी थर्ड होता या सेकंड की जगह थर्ड होता, तो आपको एक और पता होना चाहिए था, जैसे डिस्कशन इन ग्रुप्स या कुछ और पता होना चाहिए था, तो आप आगे मैच द फॉलोइंग आप कर सकते थे। बट यहाँ क्योंकि सारे ऑप्शंस अलग है और एक आपको पता है कि थर्ड है, तो हम ये मान सकते हैं। आपको और आगे करना है तो देखो डिस्कशन इन ग्रुप क्या होता है कि डिस्कशन जब होता है तो यहाँ पे थीम बेस्ड इंटरेक्शन होता है अमंग पार्टिसिपेंट्स। डिस्कशन में क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसमें क्या है, आपको एक थीम दी जाती है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें पार्टिसिपेंट वो करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो ये सही है। सी का क्या है, सेकेंड है। सी का क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने अपने आइडियाज जो भी उनके दिमाग में जाते हैं वो आइडियाज वो देते जाते ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज आ जाता है, तो इसका थर्ड है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है कि स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में और फीडबैक दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर विल बी 3। तो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू 4th। From the list of evaluation procedure given below, identify those which will be called formative evaluation. Indicate your answer by choosing from the code. यहाँ पे क्या है कि क्या आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्या आपको लगता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या क्या होगा, वो आपको चूज करने हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आपको बता दूं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो चीज होती है जब बहुत ही स्मॉल इंटरवल्स पे टीचर इवैल्यूएट करती है स्टूडेंट्स को, और एक समेटिव इवैल्यूएशन होता है जहां पे कोर्स के एंड में जाके फाइनल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम या टेस्ट, बहुत सारे काफी अंतराल पर वो टेस्ट होते हैं, वहां पर बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ऑन द स्पॉट किया जाता है, जब बच्चा कोई गलती करता है तो वहीं टीचर उसको तुरंत करेक्ट कर देता है, तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। A teacher awards grades to students after having transacted the coursework, एक ये है। During interaction with students in a classroom, the teacher provides corrective feedback. तो इंटरैक्शन के दौरान ही टीचर ने दे दिया। द टीचर गिव मार्क्स टू द स्टूडेंट्स ऑन यूनिट टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोड्स में आपके 3 ऑप्शन है, तो मतलब 3 तो होने ही होने हैं। तो टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट्स ऑन अ यूनिट टेस्ट, तो ये क्या है कि ये यूनिट टेस्ट ठीक है, ये आपका समेटिव हो गया। द टीचर क्लैरिफाइज टू डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, क्लास में ही कर दिया, तो ये फॉर्मेटिव हो गया। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months इंटरवल, फिर 3 months में जारी। द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो लर्नर की मोटिवेशन क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन पे ही कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली है कि इंटरैक्शन के दौरान ही टीचर ने करेक्टिव फीडबैक दे दिया, ऑन द स्पॉट फीडबैक दे दिया, तो ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया। टीचर बच्चे का डाउट क्लैरिफाई कर देता है क्लास में, तो वो भी किसका इवैल्यूएशन हो गया, तो बच्चा आगे अपने डाउट्स को सॉल्व करके आगे बढ़ सकता है, अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, तो ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड थ्रू बाय अ टीचर थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन। टीचर ने क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन कर लिया और उसका एक लर्नर को मोटिवेशन मिल गया। तो यहाँ पे जो हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो 3 है, बाकी के क्योंकि कोर्स वर्क है तो ये समेटिव हो गया, यूनिट टेस्ट है ये भी समेटिव हो गया, और 3 months इंटरवल के बाद पेरेंट्स को रिपोर्ट की जा रही है बच्चे की परफॉर्मेंस, तो ये भी समेटिव हो गया। जो चीजें ऑन द स्पॉट तुरंत होती हैं उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। सो आवर आंसर विल बी आंसर नंबर 4 BDF, ठीक है।
फिफ्थ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, असर्शन रीजनिंग, बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं, बट इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। सारी टीचिंग किस पे एम करनी चाहिए? इंश्योरिंग पे एम करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जो टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उसका एम क्या होता है कि बच्चा कुछ लर्न करे, ठीक है। और रीजन क्या पे यहाँ पे दिया गया है? ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। जितनी भी आप लर्निंग करते हैं वो टीचिंग से ही रिजल्ट होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्या है? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा जो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या असर्शन और रीजन आपस में कनेक्टेड है, क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके फर्स्ट टू होंगे, बट अगर आपको लगता है कि ये दोनों अलग अलग होंगे देन आपके ऑप्शंस लास्ट में से 2 हो सकते हैं। तो ये एकदम ध्यान में क्लियर रखिएगा। जहां से मैं ये क्वेश्चन देख रही हूँ वहां से मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में अलग अलग है, असर्शन अलग है, रीजन अलग है, दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, कुछ भी इंटररिलेटेड नहीं है, दोनों इंडिविजुअल अलग स्टेटमेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, दिस इज वेरी ट्रू। सारा टीचिंग फोकस करता है लर्निंग के ऊपर कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो लर्न हो, बट जो उसका रीजन है कि सारी लर्निंग ये दोनों में आपस में इंटररिलेटेड है ही नहीं, कि सारी लर्निंग क्या टीचिंग से ही आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी जैसे अभी मैंने आपको सैनिटाइजर का एग्जाम्पल दिया तो वहां पे क्या हुआ कि मैंने ऑब्जर्व की चीजें, कभी कभी हम कुछ चीजें अनजाने में ही सीख जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि कोई हमें टीच करे, कोई हमें पढ़ाए तभी हम वो चीजें करें। लर्निंग कभी कभी हम अनकॉन्शियसली भी कर लेते हैं, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉन्शियस होती है बट रेस्ट ऑफ द टाइम वो अनकॉन्शियस होती है। तो जरूरी नहीं कि हम कभी कोई चीज अनजाने में सीख जाते, कोई चीज हम ऑब्जर्व करते तो ही सीख, जरूरी नहीं कि कोई हमें पढ़ाए। तो ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग क्या है? फॉल्स है। और ए जो असर्शन है वो हमारा ट्रू है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से होगा, जैसे कि मैंने बताया। बट एज वी आर वेरी क्लियर कि असर्शन इज एकदम 100% करेक्ट बट रीजन करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर बिल्कुल फॉल्स है। लर्निंग जो है सिर्फ टीचिंग से नहीं, अलग अलग जगहों से भी हम कर सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। सो our answer will be answer number 3. So with this we wrap up with the 5 questions of July 2018 for UGC NET paper 1. I hope ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आप और अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव वे में एक अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ ब्लेंड विद lots of strategies and important strategies, so you can join our online course for NTA UGC NET। जो हमारा कोर्स है वो पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट में अवेलेबल है। तो आपको कॉमर्स या मैनेजमेंट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो भी आप हमारे पेपर 1 में सिर्फ एनरोल कर सकते हैं। अगर आपका कॉमर्स या मैनेजमेंट है तो आप पेपर 1 का भी प्रैक्टिस ले सकते हैं और कॉमर्स का ले सकते हैं। अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट है, तो आप मैनेजमेंट का भी ले सकते हैं। तो ये प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। बाकी जो कोर्स के फीचर है वो इंक्लूड करते हैं कि आपको यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उन पीडीएफ नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो लेक्चर मिलेगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि जो अपने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट से सीखा हुआ है अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर पाए, एग्जामिनेशन जैसा आपको माहौल मिले। सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स जो यूएसपी है हमारी आपको वो मिलेंगे ताकि आपको प्रीवियस ईयर में क्या चीज पूछी जा रही है वो आपको पता चले। स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलेंगी क्योंकि मैंने कहा कि हमारा कोर्स एक ब्लेंड है, एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल का और परफेक्ट स्ट्रैटेजी का। हर एक यूनिट को कैसे अप्रोच करना है उसके एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलेंगी एंड 1-to-1 गाइडेंस होगा, आपकी पर्सनल कोचिंग की तरह ही होगी, बट आप घर बैठ के आराम से जॉब के साथ या अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ यूजीसी नेट को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट आएगा आप सीधे मेरे से रीच करिए क्योंकि पूरा कोर्स मैंने डिजाइन किया है, मैं ही रन करती हूँ, सो आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपको डेमो अपना बुक करना है या आपको रजिस्टर करना है कोर्स के लिए, सो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.niharikajaiswal.com या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर डेमो और एनी ऑफ द क्वेरीज ऑन 7839575509। सो या वी विल वेट फॉर यू इन आवर कोर्स ताकि आप इन वन गो यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई कर पाओ। सो या दैट इज ऑल फॉर टुडे and I will see you in the next video. Bye guys, namaste।